दोस्तों 7 मार्च को आपको कक्षा 12वीं का भूगोल जियोग्राफी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार तैयारी कराते जा रहा हूँ, इसलिए आपको 2 अंक की 3 अंक की वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कवर करा दिए हैं। वस्तुनिष्ठ भी आपको लगातार बताते ही जा रहा हूँ। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th जियोग्राफी टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम दोस्तों 4 अंक की वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। दोस्तों भूगोल के सब्जेक्ट में आपका ऐसा नहीं कि 4 नंबर वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हो, आपके केवल 4 नंबर का केवल एक क्वेश्चन आता है। ओके, बाकी दोस्तों आपके क्या है पेपर में 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे, वही मानचित्र संबंधित। एक दोस्तों आपका विश्व के मानचित्र, एक रहेगा आपका भारत का मानचित्र। ओके, तो वो मानचित्र भी आपको बता दूंगा, तो क्रम से आपको तैयार करते जाइएगा। इस वीडियो में हम क्या है 4 अंक वाले प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। एक ही पेपर में प्रश्न आएगा। ओके, 7-8 जो क्वेश्चन है जो एकदम बहुत ज्यादा सिलेक्टेड हैं 4 नंबर वाले, जो आपको क्या पढ़ के एक बार रखना है, तो वो इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आपको क्या तैयार होने जरूर कर लीजिएगा। तो जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, आसमान भी आएगा जमीन पर, आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की कोई 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। भारतीय जल नीति 2002 है, इसकी आपको विशेषताएं बतानी है। देख लेते हैं। जैसे पहला है जहां पे के स्रोत बिल्कुल सिंपल रहने वाला, नॉर्मल लैंग्वेज में रहने वाला है, बस सुन लीजिए समझ लीजिए, तो फिर आप अपनी बात है अपने हिसाब से भी आप लिख पाएंगे। ओके, कि जल नीति है तो इसलिए है जहां पे स्रोत का कोई विकल्प नहीं है, वहां सिंचाई परियोजना में पेयजल के घटक भी सम्मिलित करना। जहां मतलब क्या है पेयजल के या पीने योग्य जो पानी नहीं मिल पा रहा है, वहां सिंचाई परियोजना के से द्वारा क्या है पेयजल के में शामिल करना। नेक्स्ट है समस्त मानव और अन्य प्राणियों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पहली प्राथमिकता रहनी चाहिए या होनी चाहिए। क्या जितने भी मानव या अन्य प्राणी हैं उनके लिए पानी पीने लिए योग्य पहले पानी मिल पाओगे। तीसरा है भौम जल के शोषण को सीमित और नियमित करने के लिए उपाय करना। भौम जल के शोषण का मतलब है कि लोग क्या है लगातार बोरिंग करके ओके उससे क्या है जो पानी है जमीन का होगा उसका निकाल रहे होंगे, जिससे उसको किस प्रकार से सीमित किया जा सकता है, उसका किस प्रकार से उसके नियमित किस प्रकार से किया जा सकता है, उपाय करना है। दूसरा पृष्ठीय जल और भौम जल दोनों की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। तो ये भारतीय जल नीति 2002 की प्रमुख विशेषताएं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भरमौर जनजातीय विकास कार्यक्रम के कौन से सामाजिक लाभ प्राप्त हुए। तो देख लेते हैं कौन कौन से सामाजिक लाभ प्राप्त हुए। जैसे पहला है इस क्षेत्र में संसाधनों का विकास हुआ। दूसरा स्कूल, अस्पताल, पीने योग्य पानी, सड़क तथा संचार व्यवस्था का विकास हुआ। तीसरा है साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि हुई, लिंग अनुपात में सुधार हुआ, बाल विवाह में कमी आई। चौथा है इस क्षेत्र में स्त्री साक्षरता दर 1971 में 1.88% थी, अब जो बढ़कर क्या हो गई 65% हो गई है। तो ये आपका भरमौर जनजातीय विकास कार्यक्रम के सामाजिक लाभ क्लियर है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह कार्यक्रम देश में शुष्क भूमि कृषि विकास में कैसे सहायक है। तो सूखा संभावित क्षेत्र के कार्यक्रम में आपको बताने हैं किस प्रकार से दिया हुआ है। तो ये आपका दिया हुआ है सूखा संभावित क्षेत्र के बारे में, तो आपको तैयार कर लेना। पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है। ओके, यानी आपको क्या है एकदम थ्योरी में यहाँ दिया हुआ है, लेकिन पढ़कर आपका है सिर्फ पॉइंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका है पढ़ बस लीजिएगा तो आपको तैयार हो जाएगा। ओके, इसके आगे का आपको सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा, एक बार समझ के रखना है। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है ऊर्जा के परंपरागत तथा अपरंपरागत स्रोत के 4 अंतर लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है परंपरागत स्रोत की विशेषताएं लिखिए, परंपरागत स्रोत के बारे में लिखिए, तो आपको मटेरियल लिख देना है। आप परंपरागत स्रोत के बारे में पूछे तो आपको यहाँ का बता देना है, अंतर पूछे तो इस प्रकार से रहने वाला है। तो ये अगर आप जोड़ी तैयार कर लेते हैं तो परंपरागत स्रोत और अपरंपरागत स्रोत के बारे में आपका कंटेंट तैयार हो जाएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन बनता है क्योंकि किसी भी टाइप से तो आपसे बन जाएगा। तो परंपरागत स्रोत क्या होते हैं समाप्त एवं सीमित संसाधन है, जबकि अपरंपरागत स्रोत क्या है ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत असमाप्त और अक्षय संसाधन है। अपरंपरागत स्रोत ऐसे संसाधन जो क्या है अब कभी समाप्त नहीं होने वाले, ओके, ये हमेशा बने रहेंगे। जबकि परंपरागत स्रोत क्या है जो क्या है एक सीमित है, मतलब लिमिटेड में है, लिमिट है, साथ ही ये क्या है समाप्त हो सकते हैं। अब जैसे आपका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। कोयला, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये क्या है जमीन से मिलती है और एक सीमित है। ओके, फिर ये क्या है एक लगातार उनका दोहन करते रहे और ये ओके, तो ये कभी ना कभी समाप्त जरूर हो जाएंगे। क्योंकि अपरंपरागत स्रोत में सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, ओके, तो जैव ऊर्जा है, या फिर कूड़ा करकट से जो उत्पन्न ऊर्जा है, तो ये सब क्या है आपके अपरंपरागत स्रोत है। जैसे सूर्य का प्रकाश है तो ये लगातार हमें मिलता रहेगा, पवन ऊर्जा भी लगातार चलती रहेगी, तो ये इसलिए अपरंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ऑब्जेक्ट में यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है। जैसे ये वाणिज्य ऊर्जा के स्रोत हैं जो विविध कार्यों में उपयोग किए जाते हैं, जबकि अपरंपरागत स्रोत इनका उपयोग अभी वाणिज्य ऊर्जा के रूप में क्या नहीं किया जा सकता, यह शुरू नहीं हुआ है।
नेक्स्ट है, इसके प्रयोग से विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण होते हैं। सिंपल, आप जानते हैं कोयला का ये उपयोग होता है, पेट्रोलियम का उपयोग होता है, तो क्या है, प्रदूषण होता है इससे। जबकि आपके इन जो आप परंपरागत स्रोत हैं इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। जैसे आप पवन ऊर्जा का उपयोग करें, सौर ऊर्जा का, तो कोई यहाँ प्रदूषण नहीं होगा। क्लियर है, सिंपल आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कोई कारकों की विवेचना कीजिए। भारत में जो है जल संसाधन में लगातार कमी आती जा रही है, तो उसके आपको क्या है, कारक बताने हैं। पॉइंट वाइज पॉइंट दिया है। जैसे भारत में जल संसाधनों की कमी का मुख्य कारण है सिंचाई के लिए जल की अधिक मांग। सिंचाई तथा कृषि उपयोग में पृष्ठीय जल 89% और भूमिगत जल क्या है 92% भाग उपयोग किया जाता है, किंतु फिर भी सिंचाई की मांग में क्या है पूरी नहीं हो पाती। यानी सिंचाई के लिए क्या खेती होती है, सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ओके, तो पूरा पानी का क्या है दोहन होता है इसमें। ओके, इतना सारा पानी निकाल लिया जाता है, फिर भी क्या है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। वही आप प्रतिशत भी बताया जा रहा है। जैसे चावल, गन्ना, जूट आदि के लिए अधिक जल की भी आवश्यकता होती है। दूसरा, सिंचाई के अतिरिक्त अधिक जनसंख्या के कारण पेयजल एवं अन्य घरेलू कार्यों में भी क्या है जल की खपत अधिक हो रही है। तीसरा, औद्योगिकरण के कारण उद्योगों के लिए क्या है जल की मांग बढ़ रही है। औद्योगिकरण यानी जो कारखाने खुल रहे हैं, तो उन कारखानों में भी क्या है जो भी काम होता है उसमें जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। चौथा, देश में वर्षा केवल 4 माह होती है, शेष 8 माह सूखे व्यतीत होते हैं। वर्षा जल को क्या संचित करने के लिए पर्याप्त प्रयास भारत में नहीं किए गए हैं। क्लियर, सबको पता है कि क्या 12 महीने में केवल 4 माह सही से वर्षा होगी, 8 माह नहीं होती वर्षा। ओके, तो जो 4 माह में पानी हमें मिल रहा है प्रकृति की तरफ से, उसी का हमें पूरे क्या है साल भर चलाना पड़ता है। और साथ ही जो पानी मिला वर्षा से, उसको भी क्या है भारत में क्या अच्छे से संचित करने के प्रयास नहीं किए गए हैं। तो यही कारण है कि जल क्या है संसाधनों की लगातार क्या कमी आ रही है। ये उत्तरदायी कारक हैं जल संसाधन की कमी के। आगे देख लेते हैं। अगर आप दोस्तों क्या जियोग्राफी सब्जेक्ट का पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो जियोग्राफी कोर्स को ले सकते हैं। इसमें आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ ही आपका प्रीवियस ईयर पेपर के रहेगा। ओके, 3 साल के जो मैंने आपको बताया 2022, 23, 24 के सॉल्यूशन के साथ रहेगा, तो प्रॉपर आप यहाँ तैयारी कर पाएंगे। ओके, और आपको प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्व जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर बहुत जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं इस बार आपके। ओके, तैयार करके रखना है। साथ ही इसमें आपको क्या है सभी प्रकार के आपको मॉडल पेपर रहेगा, और आपको अलग से 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और मैपिंग वाला सेक्शन रहेगा, वर्ल्ड मैप, आपका इंडिया मैप, जिससे आप प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे। कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं। फीस दोस्तों आपकी 199 रुपये इसकी रहने वाली है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन कीजिए। देख लेते हैं, भारत में जब स्वतंत्रता की बात क्या हुआ, कृषि में विकास में कौन कौन सी नीति अपनाई गई, कृषि के लिए क्या क्या काम किए गए, या कौन कौन सी नीति अपनाई गई। पहला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हरित क्रांति। हरित क्रांति से क्या फायदा हुआ कि कृषि के लिए क्या उन्नत बीजों का प्रयोग किए जाने लगा, जिससे क्या है उसकी जो कृषि है बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। साथ ही उर्वरकों का प्रयोग होने लगा। तीसरा, कीटनाशकों का प्रयोग। चौथा है आपका आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग। ओके, स्वतंत्रता से पहले क्या है जो किसान थे, ओके, उन्हें क्या है बिल्कुल भी इसका जो आधुनिक उपकरण ज्ञान नहीं था। ओके, नॉर्मल जो अपने पहले के होते हैं उन्हीं उपकरणों का यूज कर रहे थे। ओके, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। जैसे अगर मान लीजिए खेत की जुताई होनी तो क्या बैलों की सहारे हो रही है, लेकिन अब जो आधुनिक यंत्र आ गए हैं जो ट्रैक्टर से वगैरह से, ओके, इन सब से हम क्या है जो आपका ट्यूबवेल हो गए, बिजली की मोटर हो गई, इनसे भी क्या है इनका उपयोग करके कृषि का आसान हो गई। ओके, ये है आपके कृषि के विकास के लिए महत्वपूर्ण नीति अपनाई गई। पहले तो आपको याद रखें हरित क्रांति, उर्वरक के प्रयोग, कीटनाशक प्रयोग, आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग है। उसके बारे में आप 2 लाइन लिख सकते हो। बस ऐसे कहीं नहीं है कि आप बिल्कुल जानते ही नहीं ये टॉपिक, आप रटना पड़ेगा, पढ़ते ही आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कृषि समस्याओं के समाधान के उपाय लिखिए। जो कृषि की बहुत सारी समस्याएं उसके समाधान के लिए आपके कौन कौन से उपाय हैं। तो जैसे आपके पहला दिया हुआ है, सिंचाई योजनाओं में क्या है वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि सिंचाई की लगातार का क्या होती है दिक्कत होती है किसानों को कृषि के लिए, तो इसलिए सिंचाई योजना में वृद्धि होनी चाहिए। दूसरा, बहुफसली कृषि का उपयोग होना चाहिए। तीसरा है उत्तम बीज एवं उर्वरकों की उपलब्धि होनी चाहिए। सरकार ने कुछ बड़े बड़े यंत्र संचित कर राजकीय कार्यालय व निर्देशक फर्म खोले हैं, जिससे अच्छे और विकसित बीज, आधुनिक कृषि यंत्र आदि उपलब्ध होंगे। ये है आपके कृषि समस्या को समाधान के उपाय पूछे जा रहे हैं। तो सिंचाई योजना में वृद्धि करना, बहुफसली कृषि का प्रयोग करना, फिर नेक्स्ट है आपका उत्तम बीज और उर्वरक की उपलब्धि। चौथा है उन्नत किस्म के कृषि यंत्रों का प्रयोग। ओके, बिल्कुल सिंपल दिया है। ओके, पहले जैसे भी क्वेश्चन में देखा था पहले उसी के टाइप आपका रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण की 4 विधियों का या तरीकों का वर्णन कीजिए। वर्षा का जो पानी हमें मिल रहा है उसे हम कैसे बचा सकते हैं, संरक्षित कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा कि जल संसाधन की कैसे क्या है कमी आ रही है।
तो हमें क्या है जो, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है जस्ट कि 12 महीने होते हैं, केवल 4 महीने वर्षा होती है, 8 महीने सूखे होता है। तो 4 महीने, बाकी 8 महीने में जो पानी यूज मिलता है वो वर्षा के जो हमने संचित कर लिया उसी से काम चलाते हैं। जितना हम संचित कर लेंगे उतना हमें दिक्कत नहीं होगी। तो अगर जो वर्षा का जल है हमें कैसे संचित कर सकते हैं उसी विधि आपको बताना है। तो पहले अगर मकानों की छत में क्या है वाटर हार्वेस्टिंग वाली विधि अपनाना चाहिए। फिर इसके बाद खेतों और गाँव के तालाबों का विस्तार किया जाना चाहिए, जैसे जल का भूतल का उपलब्ध रहेगा और भूजल का स्तर रहेगा। साथ ही खेतों में मेड़ आवश्यक रूप से बनानी चाहिए। मेड़बंदी और सीढ़ीदार खेत पानी को क्या रोकने तथा खेती फसलों के योगदान में सहायक होते हैं। फिर वन रोपण बादलों को आकर्षित कर वर्षा को आमंत्रित करता है। अतः यह वृक्षों की जड़ें जल को शोषित कर भूमि की नमी बनाए रखती हैं। अतः अधिक से अधिक हमें क्या है वृक्षारोपण करना चाहिए। तो ये आपके वर्षा जल संग्रहण की विधियां क्लियर है। तो पढ़ते ही आपको चीज़ समझ में आ गई। तो ये आपके 4 नंबर वाले मैंने आपको यहाँ सिलेक्टेड बताए हैं, सभी आपको पढ़ के रखना है। और भी दोस्तों आपको जो सिलेक्टेड रखना है अपने हिसाब से आप क्या तैयारी करते जाइएगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो सुनाएंगे, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं 12th जियोग्राफी टॉपर सीरीज जो प्लेलिस्ट है वहां से जाकर क्रम से वीडियो देख लीजिएगा। ओके, साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है। ओके, कोई डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।